नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने LT 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया था और एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया था। अब यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो इसके हम प्रश्नों को देखेंगे। अगर जो आप लोग 2000 LT 2018 का पेपर नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से एक आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसे आते हैं। तो अब हम इसका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का एक और फ़ायदा होता है कि जो हमारी तैयारी कितनी है ये पता चल जाती है कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी। पहले थ्योरी याद करो, जो कवि लेखक हैं उनकी रचनाएं सारी रट डालो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो तो पता चल जाएगा कि वो चीज़ें याद हैं कि नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। सारे प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट हैं और यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वीडियो स्किप करके देखें और वो जो प्रश्न स्किप हो जाए वही पेपर में आ जाए। तो वीडियो पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूरे 120 प्रश्न हैं। पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आप पेपर का अनुभव करके करिए कि हम पेपर दे रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। पूरे 120 प्रश्न हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां हैं। हमने बोलियों के ऊपर वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। जैसे बोली के क्षेत्र, उपभाषाएं, कौन कौन सी बोलियां हैं, किस बोली का कौन सी बोली उपबोली है, किस उपभाषा की कौन सी बोली है, ये मैंने वीडियो बना रखा है। तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी देखने के लिए, विस्तृत रूप से कि हमें सारा पता चल जाए, ये देखने के लिए आप वह हमारा वीडियो देखिए। उसमें एक भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो छूटा हो, तो उसमें सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, बोली भाषा, हिंदी भाषा के विकास से लेकर के। तो वह देखिए, क्योंकि उसमें यहाँ पर 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, वहाँ पर कम से कम 100-150 प्रश्न मिल जाएंगे। उसमें कथन है, सारे कथन याद करिए, ताकि कैसे भी परीक्षा में प्रश्न आए वो आप सॉल्व कर सको। इसका तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो यह इस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के सारे वीडियो देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के सारे जो महत्वपूर्ण कथन है वह मैंने करा रखे हैं। और ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जो शुक्ल जी की पुस्तक से ना पूछी जाती हो। और मैंने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से भी क्वेश्चन और थ्योरी कथन करा रखे हैं, तो वो भी देखिए। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है और किसने अप्रमाणिक माना है। तो ये सब आप देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो और आप पहले ही प्रयास में परीक्षा में सफल हो जाएं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर है कि भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ
की नहीं है, मान्यता नहीं है। और तीनों इनकी मान्यता, तो यहाँ पर आपको 3 कथन वर्ड्सवर्थ के मिल जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। मैंने पाश्चात्य वैज्ञानिकों पर भी करा रखे हैं प्रश्न, तो आप उसको देख लीजिए। तो इसका एक करेक्ट आंसर है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली शामिल है। भारत की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। उसके बाद संशोधन होते गए, भाषाएं बढ़ती गईं। अब इस समय 22 भाषाएं हैं। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति से 2-3 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसको देखिए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे क्या तक पोथियों में चलती रही। उपरोक्त कथन किसका है? राव सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आचार्य शुक्ल की पुस्तक से है, उनका कथन है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? संविधान से संबंधित अनुच्छेद भी मैंने करा रखे हैं और इससे 100% सत्य है कि एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक तो संविधान संशोधन से एक प्रश्न जरूर बनेंगे, और जो स्थापनाएं हैं हिंदी को लेकर के जितनी भी, जैसे राजभाषा आयोग की स्थापना, जो भी आयोगों की स्थापनाएं हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे। ये 2 प्रश्न एक ही वीडियो में आपका 2 नंबर तो 100% है कि उसमें से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 351 में यह वर्णित है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने स्तर से उसका उत्तरदायित्व निर्वहन करेंगे, क्योंकि जो शिक्षा है वह संविधान की समवर्ती सूची में आता है। जो समवर्ती सूची में आता है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पैसे खर्च करते हैं। कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्री पुरुष की समानता कबीर के उपदेशों में नहीं है। आगे प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, पाला बोधिनी, कवि वचन सुधा। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, बल्कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। आगे है, सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आपको सुमेलित करना है कि रचना और पात्र, कौन सी रचना के कौन से पात्र हैं। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदल जो है उसका निहाल है पात्र। पिशन गुलकी बन्नों का मिहिर लाल, पिशनहारी का कुआं गोमती, और एक ठहरा हुआ चाकू का मिन्नी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित वाले प्रश्न बहुत पूछते हैं पेपर में, तो इसको भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक, रैदास। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रैदास है जो 9th के सिलेबस में लगा, ये रैदास जी का कथन है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना है, एक तरफ रचनाकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अलंकार प्रकाश भूषण की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की है। आलम केली आलम की है, और रतन हजारा रसनिधि की है। तो ये इसका सी करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस विभक्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केवल रामचरितमानस के लिए नहीं कि आसान है, तो आपको पता है क्योंकि रामचरितमानस घर घर विद्यमान है। लेकिन तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, किसी भी रचना के बारे में पूछ लेगा कि वह रचना किस में विभक्त है। जैसे
पृथ्वीराज रासो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और पहला महाकाव्य माना जाता है। तो इसमें इसके बारे में पूछ लेगा कि पृथ्वीराज रासो किस में विभाजित है, तो वह समय में विभाजित है। नागमती वियोग खंड का पूछ लेगा, वह किस में विभाजित है। ऐसे बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणभट्ट की आत्मकथा, वह किस में है, उच्छ्वास में है। तो ऐसे जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसका आपको पता होना चाहिए वह किस में विभाजित है। तो रामचरितमानस कांडों में विभाजित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1955, 47, 60, 55। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। आगे है, माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिमतरंगिणी, रश्मिरथी, मधुशाला, हिमकिरीटिनी। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमतरंगिणी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। डी करेक्ट आंसर है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उन सारी भाषाओं के लिए दिया जाता है। शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? ये शंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मंत्र हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, ईदगाह हो गया, बहुत सी कहानियां इनकी हैं। तो जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वह आपको याद ही होनी चाहिए। कफन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटज। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि जो है यह रामचंद्र शुक्ल के उपन्यासों का संग्रह है। इसका सब पहले नाम विचार विधि था, फिर बाद में इन्होंने बदल करके चिंतामणि कर दिया। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो यह चंद्रबरदाई की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, बेनी प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। महत्वपूर्ण कवि हैं ये। ओज के और वीर रस की कविताएं लिखते थे। इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता था। तो कवियों की जो उपाधियां, उपनाम हैं, वह भी आपको पता होने चाहिए। सब मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वह वीडियो वैसे भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे तो यह फ़ायदा रहेगा कि जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सूरदास की रचना नहीं है। सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, प्रेम वाटिका। तो इसमें पूछ रहा कौन सी नहीं है, तो प्रेम वाटिका सूरदास की रचना नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनय बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह किससे कहलवाई है यह बात? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव जी से कहलवाई है। कि आरे नव यौवन अभिरामा, जत देखत देखल तत कहे न पारी, छवो अनुपम एक ठामा। इस कवियों में कवि क्या कहना चाहता है? रूप वर्णन करने में समर्थ है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में भ्रम की स्थिति है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवि जो है वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ से रचना है। एक तरफ से उपन्यास है, एक तरफ से गांव है, कि किस गांव में किसका वर्णन है। तो जब हम ऐसे सुमेलित वाले आप प्रश्न करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, की पॉइंट है।
सबसे पहले आपको ये पता करना है कि चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप श्योर हैं। तो सबसे पहले उसको मिला लीजिए और चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कि वह किस में है, किस में नहीं है। तो ऐसे आपका समय भी बच जाएगा और पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। पहले एक मिलाइए, अगर जो है चारों में है तो दूसरा मिलाइए। अगर जो पहले से ही काम चल जाएगा तो समय बच जाएगा। जैसे इसमें अगर जो पहला है राग दरबारी, अगर जो राग दरबारी का किसी को पता है कि यह शिवपालगंज है इसका गांव, शिवपालगंज, तो ए में खाली फर्स्ट वाले में है जो शिवपालगंज है, तो ऐसे तुरंत पता चल जाएगा। सबसे पहले यह देखना, इससे पेपर करते समय आपको समय का भी ध्यान रखना है और समय आपको बचाना है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम अरण्य बहादुरगंज, बसंती महानगर दिल्ली और कोरजा मध्य प्रदेश, बस्तर मध्य प्रदेश। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, इसमें पूछ रहा है कौन से हैं। आओ बैठले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो इसमें मिलाना है ए सी डी, ए बी, बी सी डी और ए बी सी। तो आपको चार ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन उनके निबंध संग्रह हैं। तो सबसे पहले इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप ये देखो कौन सा उनका, या तो आपको याद है कि कौन से हैं तब वो लगाओ, या तो ये पता है कि कौन से नहीं हैं तब भी पता चल जाएगा। अगर जो इस प्रश्न में किसी को ये पता चल जाए कि जो ए है, आओ बैठले कुछ देर, ये हरिशंकर परसाई का नहीं है, तो तीनों अपने आप हो जाएगा। अब ये देखना है कि ए वाला किस में है। यह तरीका आपका समय बचाएगा और पेपर भी सॉल्व कराएगा। जो नहीं है वह आप श्योर कर लो कि ये नहीं है, उसको चारों ऑप्शन में देख लो किस में नहीं है। तो ए नहीं है इनका, तो ये तीनों ऑप्शन में है और इसमें नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। बी सी डी हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। आगे है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो लहरों के राजहंस, यह बौद्ध धर्म पर आधारित है नाटक। कौन सा निबंध इसमें विद्यानिवास मिश्र का है, पूछ रहा है। कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, फिर वह तलवार डाल पर। तो इसमें विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध, आलोचना, हर तरह की रचनाएं पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए आपको सब याद करना है। याद तो हो नहीं सकता है, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे फिर बाद में पता चल जाएगा। कविता क्या है? यह सरदार पूर्ण सिंह का है, नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है, फिर वह तलवार डाल पर विवेकी राय का है। तो इसमें विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें कथन और कारण दिया है, तो इसमें से छांटना है कौन सही है कौन गलत। अभी कथन कह रहा है भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान की विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। कारण यह है कि इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। फिर यह मिलाना है, बोली है, बोली क्षेत्र है। बोलियों भाषा विकास, भाषा विज्ञान से तो प्रश्न 8-10 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं पेपर में। इसमें बोलियां हैं और उनके बोलियों के क्षेत्र हैं, तो यह आपको मिलाना है। पश्चिमी पहाड़ी, इसका जो है तीसरे का सी करेक्ट आंसर है। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, ये भी जैसे पहाड़ी क्षेत्र है। पूर्वी पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर,
और मगही जो है ये पटना की बोली है, बिलासपुर इसमें नहीं है। अगर जो इसमें आपको चलो इसमें अगर जो आपको पता चल जाता कि पांचवा किसी जगह का नहीं है तो भी आप अनुमान लगा सकते थे। यहाँ पर संधि विच्छेद है। मनोरमा का संधि विच्छेद होगा मन धनोरम, मन धन रम, मनोधन रम, मन धन रम। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोरमा का होगा मन धन रम। मनोरम। इसमें पूछ रहा अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। मैंने तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से समझा रखा। इसका एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। उसके जो शब्द आते हैं जैसे समास, विग्रह, पद, उत्तर पद, पूर्व पद, उपमेय, उपमान, विशेषण, हर तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समास समझा रखा है। एक बार अगर जो आप देख लेंगे तो आपको एक ही बार में समास समझ में आ जाएगा। तो सारे समास जानने के लिए आप वह वीडियो देखिए ताकि समास के ऊपर कोई भी प्रश्न आए उसे आप आसानी से कर लें। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। द्विगु समास की यही पहचानने का तरीका है कि इसमें इसका जो है अंक से शुरू होता है द्विगु समास। तो जहाँ अंक से शुरू हो वहाँ द्विगु समास होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अया, ए, ऐत, एरा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है तो इसका अया प्रत्यय है गवैया। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग, पावक, अनल, अनिल। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिल माने हवा होता है, आग नहीं। अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ है। तो अर्जन का व्ययन होगा विलोम। शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा यह दिया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर है आशीर्वाद। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरांगना, वीरांगना, पुत्रवतु, वीर प्रसु, वीर बहुरी। तो इसका सी करेक्ट आंसर है वीर प्रसु। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह फिजूल की बातें करता है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। चारों में से कौन सा है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी षड्यंत्र की रचना करना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में। अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें इस लोकोक्ति का कौन सा अर्थ है? कि दूसरों के सामने ज़्यादा बोलने वाला, अल्पज्ञ ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है, अत्यधिक ज्ञानी होना, घड़े से जल को गिराना। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, माने कम ज्ञानी होते हुए भी अपनी डींगे हाँकना। आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आता है। क्या होगा जिसे जीता न जा सके? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अजेय। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। बाहरी बातों पर ध्यान न देना, बाह्य डंबरों में विश्वास। तो मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का नाम है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। यही तो इनकी प्रसिद्धि का आधार है, कामायनी। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की?
तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में, क्योंकि सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्हीं की भाषा में रचना लिखे हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है सम्मान करना, नुकसान करना और सम्मान नष्ट करना, नाराज होना। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मान नष्ट करना। समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? युग चेतना, दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण। तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन प्रतिदिन। इसमें जो है अव्ययी भाव समास है और सब में तत्पुरुष समास है, जैसे युग की चेतना, अर्थ का ग्रहण, भाषा का शिक्षण, तो इसमें का लगा हुआ है। सही वर्तनी छांटिए रासायनिक कैसे लिखना है? तो इसका बी करेक्ट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो निर्लेप का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीह प्लस लेप। बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो बीड़ा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा यही है कि दो शब्दों से मिल के समास बनता है, दो शब्दों का अर्थ न व्यक्त करते हुए किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत देता है, तो वहाँ पर कर्मधारय बहुव्रीहि समास होता है। तो बीड़ा पाड़ी का मतलब होता है सरस्वती। नीरज नीरुज शब्द का सही अर्थ क्या है? कमल, रोग रहित, पंकज, पवन, अम्बुज, शिव, जलय, आरती। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल। नीरज माने कमल और नीरुज माने रोग रहित। किस क्रम में लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा डिबिया में लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यह घी की शुद्ध दुकान है। एकता से उन्नति होती है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसका क्या अर्थ है? कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना, बीमारी बुलाना, काम करते हुए नुकसान करना। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना नुकसान खुद करना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। घंटी बजी कोई आया है, इसमें कौन सा समास है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिया है, तो जहाँ कोई कुछ जब गणना न की जा सके जहाँ पर आएगा वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में और गुण जो विशेषण है उसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मैंने अच्छे से इस पर वीडियो बना रखे हैं सर्वनाम, विशेषण और सर्वनाम पर, तो वो आप देखिए, उसमें सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से इसमें विशेषण पूछ रहा है, सर्वनाम नहीं, बहुवचन नहीं पूछ रहा है। जैसे पुस्तकें अगर जो आप दिमाग में लगाएं तो पुस्तक का विशेषण होगा पुस्तकीय। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? यह बहुत पेपर में पूछता है, तो ये तो रटा रटाया पेपर में है, पेपर में जरूर आता है, तो कब का सी करेक्ट आंसर हो जाए, कवि का कवयित्री। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा समास, कौन सा कारक है? कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए, कारक चिन्ह से एक प्रश्न जरूर बनते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की और अधिकरण में पर, तो ऐसे आपको याद होने चाहिए कारक चिन्ह। तो इसमें क्या है? मैदान में खेल रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? में पर अधिकरण। आगे है सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है, कौन सा है इसमें? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंग का अनेकार्थक है चंदन, हाथी, भौरा, कोयल। ये सारे शब्द सारंग के हैं,
सब के माने सारंग होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ माने जो कम जानता है और सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अम्बुज, मनसिज, पंकज। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसिज। आगे है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो इसमें तत्पुरुष समास है नास्तिक में। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेत रहना माने शहीद हो जाना। किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिषेक इसका पहला ही सही है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? उच्च स्वप्न देखना, मन की इच्छा पूरी करना, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं हो जाता है, घमंडी होना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। सी करेक्ट आंसर। किस क्रमांक में आसन असनी का सही अर्थ है? आहार विहार, आहार स्वभाव, वस्त्र उपहार, भोजन बिजली। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसन असनी का है भोजन बिजली। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। मन धन रथ बराबर मनोरथ है। परुषेय शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो अय की मात्रा लगा है तो अया। परोस धन अया। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। तो कृपा और कृपया दोनों का एक ही अर्थ होता है। दोनों एक ही वाक्य में आया है। तो यह गलत है। औधी खोपड़ी उल्टा। इस वाक्य को, इस लोकोक्ति को पूरा करना है कि क्या सर गम मत खत क्या आएगा। तो औधी खोपड़ी उल्टा मत। चितवन चार मुकुट पर बांके, तिलक रेख सोमा जन चाके। पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है? पेपर में अगर जो आप अपने स्मार्टनेस दिखाएं तो आपको दो फायदा होंगे। एक तो पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, दूसरी समय की बचत हो जाएगी। तो जब समय की बचत हो जाएगी तो जो टफ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर जो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता है, अगर जो उसको पहचानने का जो तरीका है तो उसमें जनु जानो, मनु मानो और कल्पना की रहती है। सबसे बड़ा कि उसमें कल्पना की जाती है। कभी कल्पना करता करता ऐसा लगता है कि जैसे ये, तो जहाँ कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उसका पहचानने का तरीका है मनु मानो, जनु जानो। तो उसमें जनु शब्द दिया है। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? सी करेक्ट आंसर, हार मान लेना। गुण संधि का उदाहरण है। इसमें से गुण संधि का उदाहरण पूछ रहा है। महर्षि, पावन, अभ्युदय, मतैक्य। तो इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधन ऋषि। इसमें महर्षि है। गुण संधि।
धूमिल ने कितने आदमियों का जिक्र किया है? धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है धूमिल की रोटी और संसद। आगे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें बिहारी विद्यापति रसखान मलुकदास पूछा गया, तो विद्यापति के बारे में कहें। विद्यापति की अब पूछ लेगा कि विद्यापति की किस रचना के बारे में कहे हैं, तो पदावली। विद्यापति की पदावली के बारे में शुक्ल जी ने यह कहा है। कभी शुक्ल जी का नाम न दे करके यही दे देगा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। यह किस आलोचक का कथन है? तो यह शुक्ल जी का है, विद्यापति के बारे में है और उनकी रचना पदावली के बारे में है। क्योंकि कुछ विद्वान उनकी रचना को भक्ति भाव से पूर्ण मानते हैं, इसीलिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माता पिता के संधि विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रसत जीवन की आत्मकथा पर आधारित उपन्यास है। जो प्रसिद्ध उपन्यास है आपकी उसकी कथा वस्तु पता होनी चाहिए। तो मैंने सारे जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनकी कथा वस्तु पर एक वीडियो बना रखे हैं, उपन्यासकार और उनकी महत्वपूर्ण उपन्यास की कथा वस्तु। जिसमें पूछ रहा है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो है सी करेक्ट आंसर है आपका बंटी। जो इसकी नायिका, इसका आपकी बंटी की जो लेखिका है वह मनु भंडारी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसमें उस बालक की स्थिति का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है कि जो बंटी है उसके माता पिता के अलग रहने से बंटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा विद्रोही बालक बन जाता है और ऊपर से उसको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बहुत ही अच्छा इनका ये आपका बंटी उपन्यास है। तो सारे जो महत्वपूर्ण जैसी रचनाएं हैं उनकी कथा वस्तु आपको पता होनी चाहिए। जो कविताएं हैं किस कविता संग्रह से लिए गए हैं, उस काव्य संग्रह का नाम क्या है, सारी चीज़ें, और कौन सी उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये सब मैंने छायावाद की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। जैसे निराला की हो गई कविता राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। कुकुरमुत्ता तुलसीदास, इतनी ये कविताएं बहुत ही उनकी प्रसिद्ध हैं। तो इससे प्रश्न बनते हैं, काव्य पंक्तियां दे देगा और पूछ लेगा कि यह किस कविता की काव्य पंक्तियां हैं या किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, ये सब इनकी कविता आप लोग जो प्रसिद्ध कविताएं हैं अगर जो इच्छा करे तो पढ़ लेना, नहीं तो अगर जो नहीं पढ़ना है तो मैंने इस पर सब वीडियो बना रखे हैं, तो उस पर प्रश्न कैसे बनते हैं तो आप देख लीजिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कामना। कामना जो है यह इनका नाटक है। इसमें मानव के मनोविकारों के रूप में उन्होंने पात्रों को मनोविकारों के रूप में सृष्टि किए पात्रों की। क्या भूलूं क्या याद करूं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की श्रृंखला का कौन सा भाग है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला भाग है। तो इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। तो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर उसके बाद तीसरा है
10 द्वार से ये तो चौथा है, 10 द्वार से सोपान तक। 4 है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है। 4 है, क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला हो गया। दूसरा हो गया नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा हो गया बसेरे से दूर। इनका जो तीसरा है वो है बसेरे से दूर। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो चारों आपको पता होनी चाहिए, चारों के नाम इन हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के। तो आप यह नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे। विद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसमें पूछ रहा है कौन सा उपन्यास है जो विद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाही रंग। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी, ए और बी, चक्रव्यूह और परिशिष्ट ये विश्वविद्यालय के परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो गिरिराज किशोर का है। तो इसका बी करेक्ट आंसर है, ए और सी। जुगलबंदी और लोग यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है। निम्न में से दिनकर की काव्य की विशेषता कौन सी है। जातिवादी, व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरुद्ध, व्यक्ति स्वतंत्र की प्रतिष्ठा। इसमें पूछ रहा है कि उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें से छांटना है कौन सा सही है, कौन सा इसमें है उनकी विशेषताएं। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरुद्ध। ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित करना है। एक तरफ कवि हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। कौन किसकी रचना है यह सुमेलित करना। रघुवीर सहाय की कौन सी है, केदारनाथ सिंह की है। इसमें अगर जो आपको एक किसी कवि की रचना पता चल जाएगी तो उससे आपको मिलाना है और देखना है वह किस ऑप्शन में है, तो उससे आप पता करेंगे। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय की है आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह की है अब जमीन पक रही है। कुंवर नारायण की है आत्मजयी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है काठ की घंटियां। डी करेक्ट आंसर। मार्क्सवाद दर्शन की किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण, विभिन्न समाज की स्थापना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो डी करेक्ट आंसर है। इससे मार्क्सवादी विचारधारा से भीमराव अंबेडकर सहमत थे कि क्रांति में हिंसा का प्रयोग। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। तो दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। निम्नलिखित में से कौन सी मुक्तिबोध की नहीं है। इसमें से रचना पूछ रहा कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। तो यह बी करेक्ट है। इसका शुद्ध कविता की खोज मुक्तिबोध की रचना नहीं है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ पात्र दिया है उसकी, दूसरी तरफ उसकी मन स्थिति दिया है कि वह उसकी मन स्थिति क्या है।
मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता पात्र, युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र, अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र। इसमें आपको मिलाना है कि पात्र और उसकी मनोस्थिति क्या है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र आत्मजयी का नचिकेता, क्योंकि नचिकेता के जब उसने अपने पिता से प्रश्न पूछा था ऐसे मृत्यु से संबंधित, तो उन्होंने जब जवाब जो दिया था उस जवाब को खोजने के लिए वह जाता है मृत्यु की खोज से, तो यमराज के वहां तक पहुंच जाता है। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र नचिकेता, कामाध्यात्म से जूझता पात्र तीसरा उर्वशी का जो पुरुरवा है वह है। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र संशय की एक रात के राम, ये नरेश मेहता का है। संशय की एक रात बहुत ही अच्छा इनका काव्य है कि राम यह विचार करते हैं कि क्या एक सीता के लिए इतना नरसंहार करना जरूरी है, युद्ध करना, इतने लोग मारे जाएंगे, इतने दिन तक चलेगा, कितना नुकसान होगा। तो यह संशय राम के मन में चलता है। पूरी रात वह यही सोचते रहते हैं कि क्या युद्ध करना जरूरी है कि नहीं है। फिर अंत में वह निर्णय लेते हैं कि हम तो सीता की मुक्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रावण के आतंक से सबको बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो संशय की एक रात युद्ध के प्रश्न से जूझता हुआ पात्र जो है वह राम है, वह यह सोचते हैं। और अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र है कामायनी का मनु। निम्न में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं, कौन सी है? आलोचना की मान, प्रेमचंद उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी, प्रेमचंद और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन। यह रामविलास शर्मा की पुस्तक है। निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसमें से पूछ रहा है, इसमें से मिलान करना है कि जो विकल्प है उनको छांटना है, कौन से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास, नाभादास, हृदयदास, स्वामी रामानंद, कृपाराम। एक करेक्ट आंसर है ए बी सी, स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयदास, ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और हरिदास और कृपाराम ये सब राम भक्ति शाखा के नहीं, कृपाराम तो रीतिकाल के हैं। हित तरंगिणी इनकी रचना है, हिम तरंगिणी। गोदान उपन्यास का पात्र होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? होरी प्रेमचंद की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है इनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, जिसे कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है या कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इसमें इन्होंने होरी राम जो है वह बहुत ही गरीब किसान है और उसको एक गरीब किसान को नायक बनाया है। उसके आधार पर उसके पूरे जीवन की व्याख्या इन्होंने की है, कैसे कैसे उसका जीवन होता है। इससे पूरे कृषक समाज की स्थिति का इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया। तो जो होरी है वह बेलारी गांव में रहता था। सेमरी और बेलारी दो गांव का वर्णन है इसमें। अवध प्रांत के दो गांव का वर्णन है, सेमरी बेलारी। सेमरी में होरी रहता था और बेलारी में इसके एक और थे, अमीर पात्र थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वह रहते। मैंने दो गांव का वर्णन है, सेमरी और बेलारी। राय साहब करके वह होरी कहता था। तो जो राय साहब थे वह सेमरी में रहते थे और होरी बेलारी में रहता था। दब स्वभाव पयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश की गाथा साहित्य प्रकृति के निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइल धवल। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो
परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में सेठ लाला मदन मोहन के दीवाने खान का वर्णन किया गया। इसके प्रमुख पात्र हैं ब्रिज किशोर और लाला मदन मोहन। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई है? तो यह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, आदर्श दंपति, सत्याग्रह, पाप और पुण्य। भी करेक्ट आंसर है चंद हसीनों के खतूत। उपन्यास की कथा वस्तु आपको पता होनी चाहिए, जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ और दशाओं से कोई संबंध नहीं आता है। यह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है? भी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल जी का। शुक्ल जी की पुस्तक जो भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर जो वो नहीं पढ़ा समझ लो पास नहीं होगा। शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2-3 बार तो आपको, अगर जो आप 2-3 बार उनकी पुस्तक को अच्छे से पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, तो उससे आपके पेपर के कम से कम 10-20 प्रश्न तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इनकी पुस्तक से बहुत प्रश्न बनती है। यह समझ लो हिंदी की परीक्षा के लिए चाबी है दरवाज़ा खोलने की परीक्षा की, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। हमने इनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं उसको करा रखे हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। द्वंद्व समाज के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बी करेक्ट आंसर योजक चिन्ह। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। यह संस्कृत का है, तो इसमें पूछ रहे हैं ऋतु संहार के रचयिता कौन है? डी करेक्ट आंसर श्रीधर पाठक। इन्होंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सिगमंड फ्रायड, आई रिचर्ड, विंध्यते क्रोचे, सैमुअल टेलर कोलरिज। तो डी करेक्ट आंसर है, ये बहुत पहले के थे, 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। आगे प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उसे पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रश्मिरथी। रश्मिरथी में जाति प्रथा से जूझता हुआ जो पात्र है वह कर्ण है। इसमें कर्ण के जीवन पर आधारित इन्होंने लिखा है कि कर्ण ने अपने जीवन में कितनी उन्होंने समस्याएं झेली, कितनी विपत्तियां झेली, जाति प्रथा को लेकर करके उसने क्या क्या झेला है उसको उन्होंने लिखा है। रश्मिरथी कर्ण पर आधारित है, तो वह उसी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि अब ऐसा नहीं है, अब केवल माता पिता या वंश की देन से उसका पद नहीं सूचित होगा, बल्कि उसके सामर्थ्य से होगा। लक्ष्मीदास निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके जो है फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इन्होंने मैला आंचल में जो है वह मेरीगंज गांव का चित्रण किया है। इसके प्रमुख पात्र हैं कमली और प्रशांत, और बाकी सब पात्र हैं। ये बहुत अच्छा उपन्यास है, ये आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे अमृतसर आ गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसने कहा था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसमें इस कहानी की प्रशंसा शुक्ल जी ने जम कर की है कि इसमें प्रेम जो है वह स्वर्गीय रूप से झांक रहा है। तो 3 कहानियाँ लिख करके अमर हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। किसी को प्रसिद्ध होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। अगर जो उस आपकी जो कंटेंट है उसमें दम है तो आप एक ही रचना में एक ही चीज़ में प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे बिहारी बिहारी ने एक ही रचना लिखी है बिहारी सतसई, और आज तक उनको सब याद कर रहे हैं, हर एक कोर्स में हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। इसमें पूछ रहा है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं। विष्णुचंद्र शर्मा। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है, मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है यह आत्मकथा नहीं है बल्कि जीवनी है। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। इसमें निर्मल वर्मा की जो कहानियां हैं उनका क्या है, हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्र चेतना की। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। निर्मल वर्मा की कहानियों की यह मोस्ट विशेषता, यह इन्हीं की आधारित कहानियाँ लिखते हैं। जैसे परिंदे परिंदे की मुख्य पात्र है लतिका और मुखर्जी और मिस्टर ह्यूब्यूट, ऐसे करके हैं, लेकिन मुख्य पात्र है इसकी लतिका है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं इसमें बताना है कि कौन से, स्वर्णधूल, हेमकृष्ण, विष्णुप्रिया, हेम तरंगिणी। तो हेम तरंगिणी और हेमकृष्णी और हेम तरंगिणी, यह बी और डी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की है और विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की है। सुमेलित करना है, इसमें एक तरफ निबंध है और एक तरफ निबंधकार है। आस्था और सौंदर्य, अनुशासन, अनुसंधान और आलोचना, आचरण की सभ्यता, वाद विवाद संवाद। इसका एक करेक्ट आंसर है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है। आलोचना और अनुसंधान डॉक्टर नगेंद्र की है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह की है। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी है? डी करेक्ट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत के राष्ट्र कवि कौन थे? मैंने किनको राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। यह उपाधि ने महात्मा गांधी ने दी थी। निम्न में से महाप्राण, इसमें ध्वनियों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण है। तो ये करेक्ट आंसर है ख और घ। महाप्राण की परिभाषा है कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है वह महाप्राण होता है। तो घ, ख और घ, ख दूसरा है, घ चौथा है। किस वर्ग के दूसरा और चौथा जो है अक्षर है वह महाप्राण होता है और बाकी अल्प प्राण। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। अपना हाथ जगन्नाथ। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रयत्न, प्रबल, पराजय, प्रत्यक्ष। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका होगा प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष। जब किसी सार्थक शब्द के आगे लगता है तो वहाँ उपसर्ग होता है। सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे अच्छ, प्रति प्लस अच्छ। इसमें पराधीन का संधि विच्छेद क्या हो गया, क्या होगा?
पराधीन। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पर प्लस अधीन। इसमें कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में दो सजातीय वर्ण एक साथ आते हैं, जैसे ऐसे करके आते हैं। तो जब दो सजातीय वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। आवेशी शब्द का विलोम है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावेशित। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। वसुमती, वसुंधरा, उर्वी, यह सभी। तो पृथ्वी शब्द का ये जो है यह चौथा ऑप्शन सही जाएगा। यह सभी पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पौ-12 होना मुहावरे का अर्थ है। पौ-12 होना अत्यधिक लाभ होना। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? यह सममात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। तो यह चौपाई है। चौपाई के चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? इसमें पूछ रहा है। पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, रुक्मिणी मंगल, जानकी मंगल। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है। इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मिणी मंगल है, यह तुलसीदास की नहीं है बल्कि नंददास की रचना है। आगे है, सुखमय जीवन किस कहानीकार की कहानी है? तो यह चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी है। यहीं पर हमारा 120 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं। ऐसे ही और मैं आगे प्रैक्टिस सेट बनाती रहूँगी। तो आप अपनी तैयारी चेक करने के लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, यह हमारी जो मेहनत है वह सफल है, यह लोगों को अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।